नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप लोगों का इस छोटे से यूट्यूब चैनल VNKD स्टडी पोर्टल पर। आज हम लोग इस वीडियो में सैंधव सभ्यता एवं संस्कृत के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग पाषाण काल के बारे में पढ़ चुके हैं। यदि आप लोग नहीं पढ़े हैं, पढ़ना चाहते हैं तो आप लोगों को वह वीडियो चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग जाकर देख लीजिएगा। और देखिए, यदि आप लोग यूपी, LT और GIC लेक्चर की तैयारी कर रहे हैं तो देखिए उसी को ध्यान में रखते हुए यह देखिए हम आप लोगों के लिए सिलेबस वाइज जो है वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं। तो हम लोग पहला जो इसका जो टॉपिक था पाषाण काल हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग सैंधव सभ्यता एवं संस्कृत के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सैंधव सभ्यता के लिए साधारणतः 3 नामों का प्रयोग होता है: सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते तो जान लीजिए। सैंधव सभ्यता के लिए साधारणतः देखिए 3 नामों का प्रयोग किया जाता है। एक होता है जो है सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। इतने नामों से इसको सैंधव सभ्यता को जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता की खोज वर्ष 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देशन में राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया था। और देखिए हड़प्पा जो है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल जिले में स्थित है, जहां मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित है। देखिए दोस्तों, यह आप लोगों को इस प्रकार याद करना है, यहाँ तक आप लोगों को पता होगा। यदि देखिए हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में किया गया था सर जॉन मार्शल के निर्देशन में राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा। और देखिए एग्जाम बहुत बार पूछा कि हड़प्पा कहाँ पर स्थित है। तो देखिए हड़प्पा जो स्थित है वह पाकिस्तान के किस प्रांत, देखिए प्रांत भी याद रखिएगा, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल जिले में। देखिए एग्जाम में जिला ही पूछ लिया है कि हड़प्पा किस जिले में स्थित है। तो हड़प्पा जो है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल जिले में स्थित है। और जबकि मोहनजोदड़ो जो है यह सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित है। देखिए पाकिस्तान में वर्तमान में कुल 4 प्रांत हैं। देखिए एक जो है सिंध है, और देखिए एक है पंजाब है, और देखिए एक है बलूचिस्तान है, और एक जो है खैबर पख्तूनख्वा। तो पंजाब के 4 प्रांत, इसको आप लोग याद रखिएगा। तो हड़प्पा जो है यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल जिले में है, और मोहनजोदड़ो जो है यह सिंध प्रांत के लरकाना जिले में, याद रखिएगा आप लोग। देखिए पिग्गट महोदय ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानियाँ कहा है। देखिए एग्जाम में पूछा गया कि हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा भवन की संज्ञा किसने दिया है, तो पिग्गट महोदय ने। हड़प्पा जो है रावी नदी के बाएं तट पर, जबकि मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। याद रखिएगा, देखिए इतना से नहीं काम चलेगा कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। ये भी याद रखना है कि हड़प्पा जो है रावी नदी के किस तट पर है, बाएं तट पर, और मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के किस तट के किनारे स्थित है, दाहिने तट पर, याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, यह जो आप लोगों को कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है, शायद ऐसा आप लोग किसी भी पेड क्लास में नहीं पाएंगे। इसलिए आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, इसी प्रकार के जो है वीडियो देखने के लिए। और देखिए जितने भी आप लोगों को यह पॉइंट वाइज ये सब दिखाई दे रहा है, यह देखिए दोस्तों UP PCS के द्वारा विभिन्न प्रकार के एग्जाम में पूछा गया ऐसा प्रश्न है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, आप लोगों का जो एग्जाम कराया जाएगा UP PSC के द्वारा कराया जाएगा, इसलिए आप लोगों के लिए यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सर जॉन मार्शल ने सर्वप्रथम इस सभ्यता को सिंधु सभ्यता का नाम दिया। देखिए बहुत लोग नहीं जानते होंगे कि सिंधु सभ्यता का नाम किसने दिया था, सैंधव सभ्यता को। देखिए सर जॉन मार्शल ने जो है सबसे पहले इस सभ्यता को सिंधु सभ्यता का नाम दिया। अब देखिए यहाँ पर सिंधु सभ्यता का विस्तार देख लीजिए, देख सकते हैं आप लोग मैप के द्वारा हम आप लोगों को समझा रहे हैं इसको। तो देखिए बस आप लोग यही जानते होंगे, याद कर लिए होंगे कि देखिए उत्तरी जो है कौन सा है, चेनाब के नदी के किनारे स्थित है मांडा, दक्षिण पूर्वी पश्चिम। बस अब हम यहाँ पर देखिए मैप के साथ देखेंगे और इसका खोज कौन किए थे और कहाँ पर स्थित है सब देखेंगे। तो आप देखिए मैं थोड़ा जूम करके आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। देखिए जो सिंधु सभ्यता का जो विस्तार है वह देखिए यह उत्तर दिशा में जो है मांडा
देखिए यह जम्मू कश्मीर के अखनूर जिला में पड़ता है। मांडा जो है चिनाब नदी के किनारे स्थित है। ये देखिए उत्तरी इसका छोर दिखाई दे रहा है सिंधु सभ्यता का। और देखिए इसका जो उत्खनन कराया गया था 1982 में जगपत जोशी, कहीं कहीं देखिए जेपी जोशी लिखा रहता है, तो इसका उत्खनन जो है मांडा का जो उत्खनन किया गया था 1982 में जगपत जोशी और मधुबाला 3 सांस्कृतिक स्तर प्राप्त होते हैं। देखिए इनके द्वारा किया गया था और देखिए यहाँ से जो है 3 सांस्कृतिक स्तर प्राप्त होते हैं। अब देखिए जो है सिंधु सभ्यता का यह देखिए उत्तरी छोर है। देखिए इसका पूर्वी छोर क्या है, तो देखिए पूर्वी छोर जो है यह आलमगीरपुर है जो उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला में स्थित है और देखिए हिंडन नदी के किनारे स्थित है। इसके खोजकर्ता जो देखिए खोज किया गया था 1958 में भारत सेवक समाज संस्था उत्खनन देखिए यह यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा इसका उत्खनन कराया गया था आलमगीरपुर का। और देखिए यह सर्वाधिक पूर्वी स्थल है। और आलमगीरपुर देखिए जब विकल्प में ना दिया हो तो आप लोग हुलास को मानिएगा, क्योंकि हुलास से गेहूं की खेती के साक्ष्य मिले। देखिए यह भी पूर्व में ही स्थित है। हम लोग पश्चिम का देख लेते हैं। देखिए बलूचिस्तान, और देखिए पश्चिम का है बलूचिस्तान है, यह दास्क नदी। देखिए सुतकांगेडोर, देखिए यह जो पश्चिमी जो है यह सुतकांगेडोर है जो बलूचिस्तान प्रांत में है। और देखिए यह दास्क नदी के किनारे स्थित है। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं दक्षिणी छोर देखते हैं। देखिए बलूचिस्तान या जो सुतकांगेडोर है इसके खोजकर्ता 1927 में किया गया था मार्क आरल स्टाइन के द्वारा। और देखिए उत्खनन जो है 1962 में जॉर्ज डेल्स के द्वारा। दुर्ग प्राकृतिक चट्टान कोई मोहर का साक्ष्य यहाँ से देखिए कुछ नहीं यहाँ से मिला था। और हम लोग देखते हैं इसका दक्षिणी छोर क्या है सिंधु घाटी सभ्यता का। देखिए दक्षिणी जो छोर है वह देखिए दैमाबाद है। दैमाबाद जो है प्रवरा नदी के किनारे स्थित है। और देखिए यह महाराष्ट्र राज्य में है। खोजकर्ता जो है बीपी पोपर्दिकर। और देखिए अगर विकल्प में दैमाबाद न दिया हो तो दक्षिणी बिंदु भगत राव रहेगा, ये भी याद रखिएगा। अगर देखिए एग्जाम में दैमाबाद न दिया रहे तो भगत राव को आप लोग टिक कीजिएगा। और देखिए जो सिंधु सभ्यता का जो विस्तार है उत्तर से दक्षिण जो है 1400 किमी, उत्तर से दक्षिण कितना 1400 किमी है। और देखिए पूर्व से पश्चिम जो है 1600 किमी है, याद रखिएगा। आप लोग देख सकते हैं कितने महत्वपूर्ण जो है कंटेंट आप लोगों को दिया जा रहा है एग्जाम की दृष्टि से। एक बार हम इसका रिवाइज कर लेते हैं, याद रखिएगा। सबसे उत्तरी जो इसका स्थल है वह देखिए मांडा है जो जम्मू कश्मीर चिनाब नदी के किनारे स्थित है। पूर्वी जो है आलमगीरपुर मेरठ जिले में उत्तर प्रदेश के हिंडन नदी के किनारे। पश्चिमी देखिए सुतकांगेडोर है जो दास्क नदी के किनारे स्थित है बलूचिस्तान में। और देखिए दक्षिणी जो है दैमाबाद जो है महाराष्ट्र में जो प्रवरा नदी के किनारे स्थित है। और इसका जो पूर्व से पश्चिम जो विस्तार है 1600 किमी है, उत्तर से दक्षिण जो है 1400 किमी है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा हड़प्पा सभ्यता की तिथि 2300 ईसा पूर्व से 1700 पूर्व मानी गई है जो सर्वाधिक मानी तिथि है। तो देखिए जब हड़प्पा तिथि पूछा जाएगा सभ्यता की तिथि तो आप लोग भी 2300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व जो है मानिएगा। लगभग 2300 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक यह सभ्यता अपने विकास की पराकाष्ठा पर थी। यह सभ्यता मेसोपोटामिया तथा मिस्र की सभ्यता की समकालीन थी। याद रखिएगा जो सिंधु घाटी सभ्यता है यह मेसोपोटामिया तथा मिस्र की सभ्यता की समकालीन थी। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। और देखिए जितने भी आप लोगों को पॉइंट दिखाई दे रहा है यह सभी यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, यूपी जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर, यूपी बीईओ, एलटी जीआईसी, उन सभी में देखिए सब पूछा गया है कि पॉइंट, इसलिए इनको ध्यान से आप लोग देखिए। अब देखिए हम लोग देखते हैं कि विभिन्न विद्वानों ने सिंधु सभ्यता की काल अवधि का निर्धारण किया है। हम लोग इसको देखते हैं। देखिए यह LTGIC का एग्जाम है तो प्रश्न जो है आपको हल्का नहीं देखने को मिलेगा, एक अच्छे लेवल का मिलेगा, इसलिए आप लोग इसको याद रखिएगा। एक तरफ देखिए विद्वान का नाम दिया, एक तरफ जो है निर्धारित काल अवधि यानी उस विद्वान ने कितने समय बताया है। तो जॉन मार्शल के द्वारा 3250 ईसा पूर्व से लेकर 2750 तक, अर्नेस्ट मैके के द्वारा 2800 से लेकर 2500 तक, माधव स्वरूप वत्स के द्वारा 3500 से 2000 ईसा पूर्व तक, गैड के द्वारा 2350 से 1700 ईसा पूर्व तक, मार्टिन व्हीलर के द्वारा 2500 से 1500 ईसा पूर्व तक, फेयर सर्विस के द्वारा 2000 से 1500 ईसा पूर्व तक माना गया है। देखिए दोस्तों यह जो आप लोगों को PDF दिखाई दे रहा है, यदि आप लोगों को यह PDF लेना है तो आप लोग जो है
चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं एक व्हाट्सएप का लिंक दे दूंगा। देखिए दोस्तों, मैं यही सोचा हूँ आप लोगों को जो है यह वीडियो तो एकदम फ्री दिया जाएगा, किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा वीडियो का। लेकिन देखिए यह जो आप लोगों को यह PDF मिलेगा वह देखिए मैं इसका एकदम मिनिमम प्राइस रखा हूँ 151 रुपया मैं रखा हूँ। और देखिए आप लोग वीडियो जो है यूट्यूब से पढ़िएगा और मैं यह PDF दे दूंगा, आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा। और देखिए यह अकेले PDF नहीं, पूरा प्राचीन इतिहास जो हम लोग देखिए एकदम टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। एक ही हम लोग सिलेबस का एक भी टॉपिक हम लोग छोड़ेंगे नहीं। तो पूरा प्राचीन इतिहास का PDF आप लोगों को 151 रुपये में दिया जाएगा। आप लोग जुड़ जाइएगा व्हाट्सएप के द्वारा, वहाँ से आप लोगों को मिलेगा, वहाँ से आप लोग जाकर ले लीजिएगा। देखिए यह बहुत ही कम फीस रखा गया। बाकी कहीं भी जाएंगे आप लोग तो देखिए बैच का या जो भी अपना बेचे 2500, 3000, 5000 में, यहाँ पर एकदम मिनिमम प्राइस रखा गया 151 रुपया। देखिए यह PDF है, मैं तो देखिए निःशुल्क सोचा था, लेकिन यह PDF देख सकते हैं आप लोग 22 पेज का 20 पेज का PDF है। और मैं जिसको बनाने के लिए देता हूँ भाई, कोई टाइपिंग का जो काम करता है उसको देना रहता है, इसलिए आप लोगों से एकदम मिनिमम शुल्क रखा गया 151 रुपया। आप लोग चाहिए तो PDF जो है लेकर पढ़िएगा। इसके अलावा आप लोगों को कोई भी किसी दूसरे का पेड कोर्स या कोई भी क्लास लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिए वीडियो मैं आप लोगों को फ्री में प्रोवाइड कराऊंगा यूट्यूब पर, और इसका जो है PDF आप लोगों को जो दे देंगे। आप बार बार इसको पढ़ते रहिएगा, रिवाइज करते रहिएगा, क्योंकि एग्जाम में आप लोगों को यहाँ से देखिए इसी PDF से 70 से 75% आप लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, जहाँ तक मैं आप लोगों से कह रहा हूँ। तो आप लोग PDF ले लीजिएगा, पढ़िएगा, कोई बहुत अधिक शुल्क नहीं है। अब हम लोग देखते हैं, देखिए अब तक इस सभ्यता के अवशेष मुख्यतः अफगानिस्तान में, देखिए अफगानिस्तान में याद रखिएगा सोरतगुई, देखिए यहाँ से नहरों का साक्ष्य मिला, याद रखिएगा, एवं मुंडीगाक। पाकिस्तान में पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और भारत में पंजाब, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, पश्चिमी महाराष्ट्र में पाए जा चुके हैं। तो देखिए सिंधु सभ्यता का अवशेष कहाँ कहाँ पर है। यदि आप लोग देश देखेंगे तो अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में और भारत में यहाँ पर इसका विस्तार है। और देखिए अफगानिस्तान में कहाँ पर, तो सोरतगुई एवं मुंडीगाक, पाकिस्तान में पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, भारत में पंजाब, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, पश्चिमी महाराष्ट्र में पाए जा चुके हैं। तो याद रखिएगा। आप लोग देख सकते हैं कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों को कराए जा रहे हैं। इस सभ्यता का सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल सूचकांगेडोर हम लोग पढ़े जो बलूचिस्तान में। देखिए पूर्वी स्थल क्या है, आलमगीरपुर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, हिंड नदी के किनारे है, मेरठ में। और देखिए उत्तरी पुरास्थल मांडा हम लोग पढ़े, जम्मू एवं कश्मीर, चिनाब नदी के किनारे। दक्षिणी पुरास्थल जो है दैमाबाद, महाराष्ट्र, कहाँ पर, परौरा नदी के किनारे। तो देखिए हम लोग इसको मैप के द्वारा पढ़ चुके हैं। और देखिए एग्जाम में बहुत बार पूछा गया कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का इसका जो विस्तार है, मतलब इसका किस प्रकार का आकृति है। तो देखिए इसका जो आकृति है वो त्रिभुजाकार है सिंधु घाटी सभ्यता का, और वर्तमान में लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला है। तो इसका आकार त्रिभुजाकार है और वर्तमान में 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला है। प्राप्त साक्ष्यों से ज्ञात होता है कि हड़प्पा सभ्यता की जनसंख्या एक मिश्रित प्रजाति की थी, जिसमें मुख्यतः 4 प्रजातियाँ थी। देखिए एक था प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड काकेशियन, दूसरा भूमध्य सागरी इंडो यूरोपियन या कैस्पियन, तीसरा अल्पाइन और चौथा मंगोलाइड। याद रखिएगा एग्जाम में यही सब प्रश्न बनेगा। अब वो लाइनर का जमाना देखिए चला गया है, बस यही नहीं पूछेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी, किस नदी के किनारे स्थित है, ये सब नहीं पूछेगा। देखिए एग्जाम यह सब प्रश्न पूछेगा, इसलिए इसको आप लोग ध्यान से देखिए। मोहनजोदड़ो के निवासी अधिकांशतः भूमध्य सागरी प्रजाति के थे। याद रखिए एग्जाम में पूछ लेगा मोहनजोदड़ो के निवासी किस प्रजाति के थे, तो भूमध्य सागरी प्रजाति के थे। अब देखिए सिंधु सभ्यता के संस्थापकों के संबंध में विभिन्न विद्वानों के विचार है। देखिए एक तरफ विद्वान का नाम है, एक तरफ सब सिंधु सभ्यता के निर्माता है। तो डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप बताते हैं कि इसके निर्माता आर्य जो लोग थे। गार्डन चाइल्ड एवं मार्टिन व्हीलर बताते हैं कि इसके जो निर्माता थे सुमेरियन लोग थे। राखालदास बनर्जी बताते हैं कि इसके निर्माता द्रविड़ लोग थे। देखिए यह एग्जाम में मैचिंग में प्रश्न पूछा गया था। तो डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप बताए थे कि सिंधु सभ्यता के निर्माता आर्यों के द्वारा किया गया था। गार्डन चाइल्ड एवं मार्टिन व्हीलर बोलते हैं कि सुमेरियन के द्वारा किया गया था। राखालदास बनर्जी बताए थे कि द्रविड़ों के द्वारा किया गया था। आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाट के जिन नगरों की खुदाई की गई उन्हें निम्नलिखित वर्गों में विभाजित यानी वर्गीकृत किया जा सकता है। देखिए एक तो केंद्रीय नगर, तटीय नगर और पत्तन, और एक अन्य नगर एवं कस्बे। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा के टीले या
ध्वंसावशेषों के विषय में सर्वप्रथम जानकारी 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन ने दी। देखिए एग्जाम में पूछा गया है। तो हड़प्पा के टीले या ध्वंसावशेषों के विषय में सर्वप्रथम जो जानकारी दिया गया था 1826 में चार्ल्स मेसन के द्वारा दिया गया था। जनवरी 1921 में दयाराम साहनी के नेतृत्व पंजाब पाकिस्तान के वर्तमान साहिवाल जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित हड़प्पा का सर्वेक्षण आरंभ हुआ। कब? 1921 में दयाराम साहनी के नेतृत्व में। और देखिए 1926, 27 और 1933, 34 में माधव स्वरूप वत्स ने वर्ष 1946 में मार्टिन व्हीलर ने व्यापक स्तर पर उत्खनन कराया था। हड़प्पा से प्राप्त 2 टीलों में पूर्वी टीले को नगर टीला तथा पश्चिमी टीले को दुर्ग टीला के नाम से संबोधित किया गया। याद रखिएगा, हड़प्पा से जो 2 टीला प्राप्त हुआ है उसके पूर्वी टीले को नगर टीला और पश्चिमी टीले को दुर्ग टीला कहा जाता है। याद रखिएगा। और देखिए यहाँ से 6 कक्षों की 2 पंक्तियों में निर्मित कुल 12 कक्षों वाले एक अन्नागार के अवशेष प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा के सामान्य आवास क्षेत्र के दक्षिण में एक ऐसा कब्रिस्तान स्थित है जिसे समाधि R37 नाम दिया गया। देखिए दोस्तों, यह जो है बहुत बार एग्जाम में पूछ लेता है कि समाधि R37 कहाँ से मिला है, तो हड़प्पा से मिला है। याद रखिएगा, यह एक समाधि है कब्रिस्तान में स्थित, तो R37 कहाँ से मिला है, हड़प्पा से मिला है। और देखिए नगर की रक्षा के लिए पश्चिम की ओर स्थित दुर्ग टीले को व्हीलर ने माउंट एबी की संज्ञा दी है। इसके अतिरिक्त यहाँ से प्राप्त कुछ अन्य महत्वपूर्ण अवशेषों में हड़प्पा से बता रहा है बर्तन पर बना मछुआरे का चित्र, संघ का बना बैल, स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा, याद रखेगा सभी, जिसे उर्वरता की देवी माना गया है। तांबे का बना, देखिए यहाँ पर इक्का, ईंटों के वृत्ताकार चबूतरे, और देखिए जो वक्राकार ईंटें मिले और चंदूतड़ों से मिले, हम आगे पढ़ेंगे। अगर वृत्ताकार ईंट का चबूतरा पूछेगा तो कहाँ से मिला है, यह सब हड़प्पा से मिला है। और देखिए गेहूं तथा जौ के दानों के अवशेष प्रमुख हैं। सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला। याद रखिएगा, आप लोग बस यही जानते हैं कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है, मृतकों का टीला। यदि पूछेगा किस भाषा में, तो सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला होता है। सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित मोहनजोदड़ो की सर्वप्रथम खोज राखालदास बनर्जी ने 1922 में की थी। हम लोग अभी पढ़े हैं कि 1921 में दयाराम साहनी ने जो है सिंधु सभ्यता की खोज किया था, उसका जो है हड़प्पा के खोज किया था। और देखिए मोहनजोदड़ो का जो खोज किया गया था राखालदास बनर्जी के द्वारा 1922 में किया गया था। मोहनजोदड़ो का सर्वाधिक उल्लेखनीय स्मारक बृहद स्नानागार। याद रखिएगा, बृहद स्नानागार क्या है, मोहनजोदड़ो का है। और देखिए इसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर लगभग 55 मीटर और चौड़ाई पूर्व से पश्चिम की ओर लगभग 33 मीटर। देखिए दोस्तों, एग्जाम में जो है यह लंबाई चौड़ाई भी पूछा गया है, यह जो स्नानागार मिला है। इसके मध्य निर्मित स्नान कुंड की उत्तर से दक्षिण लंबाई 33 फीट यानी कि मीटर में देखेंगे 11.88 मीटर, चौड़ाई 23 फीट, मीटर में 7.01 मीटर तथा गहराई 8 फीट 2.43 मीटर है। तो देखिए यह जो है यह पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। तो मोहनजोदड़ो से क्या क्या मिला, एक तो बृहद स्नानागार मिला और साथ में एक जो है यहाँ पर देखिए स्नानागार मिला है, यहाँ पर आप लोग को देखिए लिखा है। और देखिए यहाँ से जो है विशाल स्नानागार धर्मानुष्ठान संबंधी स्नान के लिए था। जो विशाल स्नानागार था किसके लिए था, धर्म से संबंधित जो अनुष्ठान किए जाते थे उसके स्नान के लिए था। मार्शल ने इसे तत्कालीन विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण कहा। किसने कहा, मार्शल ने। सिंधु सभ्यता में अभिलेख युक्त मुहरें सर्वाधिक मोहनजोदड़ो से मिली है। तो सबसे अधिक अभिलेख युक्त जो है मुहर कहाँ से मिली है, तो देखिए मोहनजोदड़ो से मिली है। मोहनजोदड़ो की एक अन्य इमारत विशाल अन्नागार है, याद रखिएगा विशाल अन्नागार है, मोहनजोदड़ो से मिला है, जो 45.72 मीटर लंबा तथा 22.86 मीटर चौड़ा है। बृहद स्नानागार के उत्तर पूर्व में यहाँ पर देखिए दिया कि 70.1 23.77 मीटर के आकार का एक विशाल भवन के अवशेष मिले हैं। तो देखिए यह क्या है, लंबाई चौड़ाई का यह रेशियो दिया है 70.1 बाई 23.77। संभवतः यह पुरोहितवास था तथा यहाँ पुरोहितों का विद्यालय स्थित रहा हो। मोहनजोदड़ो की प्रमुख विशेषता उसकी सड़कें थीं। तो मोहनजोदड़ो की क्या विशेषता थी, उसकी सड़कें थीं। मुख्य सड़क 9.15 मीटर चौड़ी थी जिसे राजपथ कहा गया। सड़कें सीधी दिशा में एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए नगर को अनेक वर्गाकार अथवा चतुर्भुज खंडों में विभाजित करती थी।
सड़कों के एक दूसरे को समकोण पर काटने को ऑक्सफोर्ड सर्कस नाम दिया गया, ये भी याद रखिएगा। मोहनजोदड़ो के पश्चिमी भाग में स्थित दुर्ग टीले को स्तूप टीला भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर कुषाण शासकों ने एक स्तूप का निर्माण करवाया था। पूछ लेगा कि कहाँ पर जो है कुषाण शासकों ने एक स्तूप का निर्माण करवाया था, तो मोहनजोदड़ो के पश्चिम में जो स्थित दुर्ग टीला है वहीं पर। मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्य अवशेषों में कांसे की बनी नृत्यरत नारी की मूर्ति, देखिए बहुत बार पूछा गया है, एग्जाम पूछता है कि जो कांसे की जो नृत्य करती हुई जो मूर्ति है वह कहाँ से प्राप्त हुई है, तो देखिए वो मोहनजोदड़ो से। और साथ में पुजारी यानी योगी की मूर्ति, मुद्रा पर अंकित पशुपति शिव की मूर्ति, कुम्भकारों के 6 भट्टे, सूती कपड़ा, गले हुए तांबे के ढेर, सीपी की बनी हुई पटरी, अंतिम स्तर पर बिखरे हुए एवं कुएं से प्राप्त नरकंकाल, घोड़े के दांत एवं गीली मिट्टी पर कपड़े के साँचे सभी कहाँ से मिले हैं, मोहनजोदड़ो से मिले हैं। मोहनजोदड़ो से लगभग 129 किमी दक्षिण में स्थित चंदहुदड़ो की खोज सर्वप्रथम वर्ष 1921 में एनजी मजूमदार ने की थी। वर्ष 1935-36 में इसका उत्खनन मैके ने किया। और देखिए यहाँ सैंधव संस्कृत के अतिरिक्त उत्तरवर्ती हड़प्पा संस्कृति, जिसे झूकर और झांगर संस्कृत कहते हैं, के अवशेष मिले। देखिए हम लोग इसके पहले वाली वीडियो में झूकर संस्कृति के बारे में पढ़ चुके हैं, आप लोग उसको जाकर देख लीजिएगा। संभवतः यह एक औद्योगिक केंद्र था जहाँ मणिकारी मुहर बनाने, भार माप के बटखरे बनाने का काम होता था। मैके को यहाँ से मनका बनाने का कारखाना, बीड फैक्ट्री तथा भट्ठी प्राप्त हुई थी। यहाँ से प्राप्त अवशेषों में प्रमुख है, जैसे देखिए अलंकृत हाथी, खिलौना एवं कुत्ते के बिल्ली का पीछा करते हुए पदचिन्ह, सौंदर्य प्रसाधनों में युक्त लिपस्टिक आदि। तो देखिए ये सब कहाँ से मिला है, देखिए यहाँ से एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो आप लोग देख सकते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए मनके बनाने का कारखाना जो मिला है वह लोथल से मिला। यह भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि मनके बनाने का कारखाना कहाँ से मिला है, तो लोथल से मिला है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। चंदहुदड़ो एकमात्र जो है पूरा स्थल है जहाँ से वक्राकार ईंटें मिले। याद रखिएगा, पूछा गया कि वक्राकार ईंटें कहाँ से मिली है, चंदहुदड़ो से। यहाँ किसी दुर्ग का अवशेष नहीं मिला है। आगे बढ़ते हैं। गुजरात में अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर स्थित लोथल की खोज सर्वप्रथम डॉक्टर एस.आर. राव ने किया था। तो लोथल की खोज किसने किया था, डॉक्टर एस.आर. राव ने किया था। खंभात की खाड़ी के तट पर स्थित यह स्थल पश्चिमी एशिया से व्यापार के लिए प्रमुख बंदरगाह था। पूछ लेगा कि किस खाड़ी के पास, खंभात की खाड़ी के पास। नगर योजना तथा अन्य भौतिक वस्तुओं के आधार पर लोथल एक लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो नगर प्रतीत होता है। यहाँ से फारस की मुद्रा यानी लोथल से फारस की मुद्रा, सील और पक्के रंग में रंगे हुए पात्र प्राप्त हुए हैं। लोथल में गढ़ी तथा नगर दोनों एक रक्षा प्राचीर से घिरे हैं। लोथल की सबसे प्रमुख विशेषता है जहाज़ों की गोदी, यानी इसको डॉकयार्ड कहा जाता है। यह फेमस बंदरगाह था, याद रखिएगा। यहाँ से प्राप्त महत्वपूर्ण अवशेष, जैसे देखिए लोथल से क्या मिला, धान या चावल और बाजरे का साँच, फारस की मुहर, घोड़े की लघु मृण मूर्ति, 3 दिव्य समाधियाँ। तो देखिए लोथल से क्या क्या मिला है, एक तो आप लोगों को चावल और बाजरे का साँच मिला है, फारस की मोहर मिला है, घोड़े की लघु मृण मूर्ति मिला है, 3 दिव्य समाधि, ये सब जो है लोथल से मिला है। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। इस स्थल की खोज इटली के लुइगी पियो तेस्सिटोरी ने की। हड़प्पा स्थल के रूप में पहचान अमलानंद घोष ने किया था। तो देखिए कालीबंगा जो राजस्थान में स्थित है, इसकी खोज किसने किया था, हड़प्पा स्थल के रूप में अमलानंद घोष ने किया था। वर्ष 1960-61 में बीबी लाल एवं बीके थापर ने उत्खनन आरंभ किया। यहाँ पूर्वी और पश्चिमी टीला अलग अलग सुरक्षा प्राचीर से घिरे थे। अगर पूछेगा कि इसका जो उत्खनन किसने आरंभ किया था, तो देखिए बीबी लाल और बीके थापर ने कालीबंगा का। यहाँ पर पश्चिम दिशा में स्थित दुर्ग वाले टीले पर सैंधव सभ्यता के नीचे प्राक सैंधव संस्कृति के पुरावशेष प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो के भवन पक्की ईंटों के बने थे, जबकि कालीबंगा के भवन कच्ची ईंटों के बने थे। याद रखिएगा, ये सब देखिए ऐसे ऐसे प्रश्न कथन वाले प्रश्न में देता है। तो मोहनजोदड़ो के जो भवन थे वह पक्की ईंटों के बने थे, जबकि कालीबंगा के भवन कच्ची ईंटों के बने थे। याद रखिएगा।
पक्की ईंटों का प्रयोग केवल नालियों, कुओं एवं स्नानागार बनाने में किया गया है। और यहाँ से जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले। कहाँ से? कालीबंगा से। याद रखिएगा, कालीबंगा से। देखिए बहुत बार पूछा गया कि जूते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो कालीबंगा से मिले हैं, जिसकी जुताई आड़ी तिरछी की गई है। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के समान यहाँ से 2 टीले मिले हैं। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के समान कहाँ से? कालीबंगा से, जो सुरक्षा दीवारों से घिरे हैं। पूर्व की ओर स्थित टीला बड़ा, जबकि पश्चिम की तरफ स्थित टीला छोटा था। पश्चिमी टीले को कालीबंगा प्रथम नाम दिया गया है। यहाँ से भूकंप आने का साक्ष्य मिला। याद रखिएगा, ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। भूकंप आने का साक्ष्य कहाँ से मिला है? कालीबंगा से। तो भूकंप आने का साक्ष्य कहाँ से मिला है? कालीबंगा से। देखिए मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो के द्वारा ही सभी चीज़ों को याद करा दिया जाए। दुर्ग या गढ़ी वाले टीले के दक्षिणी अर्धभाग में 4 या 5 कच्ची ईंटों के चबूतरे बने थे। एक चबूतरे पर अग्निकुंड, कुआं तथा पक्की ईंटों का बना एक आयताकार गर्त था, जिसमें पशुओं की हड्डियां थीं। दूसरे चबूतरे पर 7 अग्निकुंड या वेदिकाएं एक पंक्ति में बनी थी। यहाँ से सेलखड़ी तथा मिट्टी की मोहरें एवं मृदभांड के टुकड़े मिले हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग धौलावीरा के बारे में। देखिए धौलावीरा गुजरात के कच्छ केरल में अवस्थित है। तो धौलावीरा कहाँ पर अवस्थित है? गुजरात के कच्छ केरल में। सर्वप्रथम वर्ष 1967-68 में इसकी खोज जेपी जोशी ने किया था। तो धौलावीरा का खोज किसने किया था? जेपी जोशी ने 1967-68 में। वर्ष 1990-91 के दौरान आर्यसविष्ट द्वारा व्यापक पैमाने पर उत्खनन कार्य प्रारंभ किया गया। यह नगर आयताकार बना था। याद रखिएगा, पूछेगा कि धौलावीरा नगर की संरचना जो है कैसी थी? देखिए वह आयताकार थी। इस नगर को 3 भागों, यानी देखिए धौलावीरा ही एकमात्र ऐसा हड़प्पाई स्थल था जो 3 भागों में विभाजित था। याद रखिए, बहुत बार पूछा गया है। एक मध्य नगर, निचला नगर। देखिए इसमें देखिए एक तो था किला, दूसरा मध्य नगर, तीसरा निचला नगर। इसमें धौलावीरा विभाजित था। यही एकमात्र हड़प्पाई स्थल है जो 3 भागों में विभाजित था। यहाँ से एक विशाल जलाश्रय मिला है। यहाँ के निवासी एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था से परिचित थे। यहाँ से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। सुरकोटदा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। यह नगर 2 दुर्गीकृत भागों गढ़ी तथा आवा क्षेत्र में विभाजित था। तो सुरकोटदा कहाँ पर स्थित है? गुजरात के कच्छ जिले में। यहाँ के कब्रिस्तान से कलश समाधान के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ घोड़े की कुछ हड्डियों के साक्ष्य मिले। याद रखिएगा, एग्जाम बहुत बार पूछा गया है कि घोड़े की हड्डियों के कुछ साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? सुरकोटदा से मिले हैं। दैमा मार्ग महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में प्रवरा नदी के बाएं किनारे पर स्थित दैमाबाद के बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। यह सैंधव सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल है। यहाँ से रथ चलाते हुए, याद रखिएगा यह एग्जाम में पूछा गया है, यहाँ से रथ चलाते हुए मनुष्य, सांड, गैंडे आदि की आकृतियाँ प्राप्त हुई हैं। कहाँ से? दैमाबाद से। यहाँ से कुछ मृदभांड, सैंधव लिपि की एक मुहर, तस्तरी, प्याले आदि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। याद रखिएगा, पूछा गया कि राखीगढ़ी कहाँ पर स्थित है? तो हरियाणा के हिसार जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। यह नवीनतम शोधों के अनुसार सबसे बड़ा सैंधव स्थल था। तो याद रखिएगा, जो सबसे बड़ा सैंधव स्थल कौन सा था? राखीगढ़ी था। कहाँ पर है? हरियाणा में। रोपड़ देखिए पंजाब सतलज नदी के बाएं तट पर स्थित है। इसका आधुनिक नाम रूपनगर है। तो याद रखिएगा, जो रोपड़ यह सतलज नदी के बाएं तट पर स्थित है। इसका आधुनिक जो नाम है वह रूपनगर है। वर्ष 1950 में इसकी खोज बीबी लाल ने तथा वर्ष 1953-55 के दौरान यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी खुदाई करवाई। यहाँ से मृदभांड, सेलखड़ी की मुहर, चढ़ के बटखरे, एक छुरा, तांबे के बाड़ा तथा कुल्हाड़ी आदि प्राप्त हुए हैं। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, कहाँ से प्राप्त हुए थे? सब रोपड़ से प्राप्त हुआ है। और देखिए रोपड़ से मनुष्य के साथ पालतू कुत्ता के दफनाए जाने का साक्ष्य मिला, ये भी याद रखिएगा। रंगपुर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में है। यहाँ से प्राक हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा कालीन सभ्यता के साक्ष्य मिले। रंगपुर कहाँ? गुजरात में है। यहाँ से प्राप्त वनस्पति अवशेष के आधार पर कहा जा सकता है कि वे लोग चावल, बाजरा एवं ज्वार की खेती करते थे। अब देखिए हम लोग इसको देखते हैं। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल एवं उनसे संबंधित नदी। तो देखिए हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे, कालीबंगा घग्गर के किनारे, भोगवा जो है यह देखिए यह उल्टा हो गया है। यहाँ पर जो है आप लोगों को लोथल जो है यह स्थल है भोगा नदी के किनारे, रोपड़ जो है सतलज के किनारे, मांडा जो है चिनाब नदी के किनारे, और देखिए यह दैमाबाद जो है प्रवरा नदी के किनारे, आलमगीरपुर हिंड नदी के किनारे,
और देखिए सूतकांगेडोर जो है दास की नदी के किनारे, सरस्वती यहाँ पर देखिए, अब यह भगवानपुरा यह जगह का नाम है, यह नदी है सरस्वती के किनारे। एक बार देखिए थोड़ा ऊपर नीचे यहाँ पर हो गया है, तो हम आपको समझा दे रहे हैं। हड़प्पा जो स्थल है रावी नदी के किनारे, मोहनजोदड़ो जो स्थल है सिंधु नदी के किनारे, और कालीबंगा जो स्थल है घग्गर नदी के किनारे। अब देखिए इधर से यह स्थल स्टार्ट है, तो लोथल जो है यह भोगवा नदी के किनारे, रोपड़ सतलज के किनारे, मांडा चिनाब के किनारे, देमाबाद जो है प्रवरा नदी के किनारे, आलमगीरपुर हिंडल के किनारे, सूतकांगेडोर दास के किनारे, और देखिए भगवानपुरा जो है यह सरस्वती के किनारे स्थित है। आगे बढ़ते हैं। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में हिंडन नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से खुदाई मृदभांड एवं मनके मिले हैं। कुछ बर्तनों पर त्रिभुज, मोर, गिलहरी आदि का चित्रकारियाँ मिलती है। कहाँ से? आलमगीरपुर से। और देखिए हुलास उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में स्थित है। देखिए एग्जाम में पूछा गया है कि हुलास कहाँ पर स्थित है, तो यह उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में स्थित है। यहाँ से कांचली मिट्टी के मनके, चूड़ियाँ, खिलौना, गाड़ी आदि मिले हैं। सैंधो लिपियुक्त एक ठप्पा का भी साक्ष्य मिला है। देसलपुर से एक रक्षा प्राचीर मिला है। सूतकांगेडोर स्थल दक्षिण बलूचिस्तान में दास नदी के किनारे स्थित है। इसकी पहचान हड़प्पा स्थल के रूप में 1927 में आर.एल. स्टीन ने की थी। इसका दुर्ग एक प्राकृतिक चट्टान के ऊपर स्थित था। यहाँ से मृदभांड, एक ताम्र निर्मित बाणाग्र, ताम्र निर्मित ब्लेड के टुकड़े, तिकोने, ठिकरे तथा मिट्टी की चूड़ियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। और देखिए सूतकांगेडोर के पूर्व में स्थित यह भी एक जगह है। वर्ष 1962 में इसकी खोज जी.एफ. डेल्स द्वारा की गई। यहाँ से 2 टीले मिले हैं जिसके आकार सूतकांगेडोर जैसे ही हैं। तो याद रखिएगा सूतकांगेडोर का खोज किसने किया था? 1962 में जी.एफ. डेल्स द्वारा किया गया था। बलूचिस्तान के दक्षिण तटवर्ती पट्टी पर स्थित बालाकोट एक बंदरगाह के रूप में कार्य करता था। तो याद रखिए बालाकोट भी एक बंदरगाह के रूप में कार्य करता था जो बलूचिस्तान के दक्षिणी तटवर्ती पट्टी पर स्थित था। आगे बढ़ते हैं। यहाँ से हड़प्पा पूर्व एवं हड़प्पा कालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसकी नगर योजना सुनियोजित थी। भवनों के निर्माण में कच्ची ईंटों का, जबकि नालियों के निर्माण में पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। यहाँ का सबसे समृद्ध उद्योग सीप उद्योग था। तो यह कहाँ का सीप उद्योग? तो यह कहाँ का है? बलूचिस्तान में जो स्थित है वह बालाकोट, उसके बारे में यह सब बता रहा है। और देखिए यहाँ से काफ़ी मात्रा में सीप से बनी चूड़ियों के टुकड़े मिले। कहाँ से? तो बालाकोट से। बनावली हरियाणा के फतेहाबाद पूर्व में हिसार का भाग था, जिले में स्थित है। बनावली कहाँ पर है? हरियाणा के फतेहाबाद में स्थित है। वर्ष 1974-77 में आर.एस. विश्व द्वारा इस स्थल का उत्खनन करवाया गया। यहाँ से संस्कृत के 3 स्तर प्रकाश में आए। एक तो प्राक सैंधव, विकसित सैंधव एवं उत्तर सैंधव। यहाँ की सड़कें नगर को तारांकित भागों में विभाजित करती हैं। यहाँ से मुहरे, बटखरे, लाजवर्द तथा कार्नेलियन के मनके, हल की आकृति के खिलौने, तांबे के बाड़ाकर आदि के साक्ष्य मिले हैं। और देखिए भगवानपुरा हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में सरस्वती नदी के दक्षिणी किनारे पर स्थित है। याद रखिएगा भगवानपुरा जो हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में सरस्वती नदी के दक्षिणी किनारे पर स्थित है। जे.पी. जोशी ने इसका उत्खनन करवाया था भगवानपुरा का। यहाँ प्राप्त प्रमुख अवशेषों में सफ़ेद, काली तथा आसमानी रंग की कांच की चूड़ियाँ, तांबे की चूड़ियाँ, कांच की मिट्टी के चित्रित मनके आदि हैं। और देखिए मांडा जम्मू एवं कश्मीर में चिनाब नदी के दक्षिणी किनारे पर स्थित है। वर्ष 1982 में इसका उत्खनन जे.पी. जोशी द्वारा तथा मधुबाला द्वारा करवाया गया था, जो हम लोग पढ़ चुके हैं। उत्खनन से यहाँ 3 सांस्कृतिक स्तर प्राप्त हुए हैं। देखिए हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं? यह जो है मांडा के बारे में। प्राक सैंधव, विकसित सैंधव एवं उत्तरकालीन सैंधव। यहाँ से मिट्टी के ठीकरे, हड्डी के नुकीले बाणाग्र, चट, ब्लेड, कांच से निर्मित पेंचदार पिन तथा एक आधी अधूरी मुहर आदि के अवशेष प्राप्त हुए हैं। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में बारोट तहसील के सिनौली नामक हड़प्पन स्थल से क्रमबद्ध रूप से 125 मानव समाधान प्राप्त हुए हैं, जिनकी दिशा उत्तर से दक्षिण है। देखिए दोस्तों यह कहीं कहीं सनौली भी लिखा रहता है। यह जो है यूजीसी नेट के एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया था सनौली के बारे में। तो उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में बारोट तहसील के सनौली नामक हड़प्पन स्थल से क्रमबद्ध रूप से 125 मानव समाधान प्राप्त हुए हैं, जिनकी दिशा उत्तर से दक्षिण है। और देखिए मिस्र की सभ्यता का विकास नील नदी की द्रोणी में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। देखिए नील नदी को जो है मिस्र का वरदान कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। और देखिए मिस्र को नील नदी का उपहार कहा जाता है, क्योंकि इस नदी के अभाव में यह भूभाग रेगिस्तान होता। सुमेरिया सभ्यता के लोग प्राचीन विश्व के प्रथम लिपि
आविष्कर्ता थे। देखिए एग्जाम पूछ लेगा कि प्राचीन विश्व के प्रथम लिपि का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, तो सुमेरियन सभ्यता के लोगों के द्वारा। खुदाई से प्राप्त बहुसंख्यक नारी मूर्तियों से अनुमान लगाया जाता है कि सैंधव सभ्यता मातृसत्तात्मक थी। याद रखिएगा, जो सिंधु घाट की जो सभ्यता थी, सैंधव सभ्यता थी, वह मातृसत्तात्मक थी। और देखिए सैंधव लोग शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे। उनके वस्त्र ऊनी और सूती दोनों प्रकार के होते थे। देखिए कपास का खेती का जो प्रारंभ किया गया था, सबसे पहले सिंधु घाट की सभ्यता के लोगों द्वारा किया गया था, ये भी याद रखिएगा। कंठहार, कड़फूल, कड़ा, भुजबंद, अंगूठी, हंसुली, करधनी आदि आभूषण पहने जाते थे। नौसारों से स्त्रियों के मांग में सिंदूर के प्रमाण मिले। याद रखिएगा, कहाँ से? नौसारों से स्त्रियों के मांग में सिंदूर के प्रमाण मिले हैं, जो हिंदू धर्म में सुहाग का प्रतीक है। देखिए सैंधव काल में पासा प्रमुख खेल था। याद रखिएगा, पूछेगा प्रमुख खेल क्या था सैंधव काल में, तो पासा जो था यह प्रमुख खेल था। आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के मुख्य खाद्यान्न गेहूं और जौ थे। याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम पूछा गया है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के मुख्य खाद्यान्न क्या थे? गेहूं और जौ थे। रंगपुर से धान की भूसी तथा लोथल से चावल के अवशेष मिले। याद रखिएगा, रंगपुर से धान की भूसी और लोथल से चावल के अवशेष मिले हैं। लोथल से वृत्ताकार चक्की के 2 पाट मिले हैं। सूती वस्त्रों के अवशेषों से यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि यहाँ के निवासी कपास उगाना जानते थे। और देखिए सर्वप्रथम सैंधव निवासियों ने कपास की खेती प्रारंभ किया था। याद रखिएगा, और भारत से कपास जो है ग्रीस गई, जिसे वहाँ के लोग सिंडन के नाम से पुकारते थे। तो भारत से ही कपास जो है ग्रीस भेजा गया था। भारत में कपास की खेती का प्रारंभ 3000 ईसा पूर्व किया गया, जबकि मिस्र में इसकी खेती 2500 ईसा पूर्व के लगभग शुरू की गई। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, सुरकोटदा के स्थलों से कुबड़दार ऊँट के जीवाश्म मिले। याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, सुरकोटदा के स्थलों से कुबड़दार जो है ऊँट के जीवाश्म मिले हैं। सुरकोटदा, लोथल, कालीबंगा से घोड़े की मूर्तियाँ, हड्डियाँ, जबड़े आदि के अवशेष प्राप्त हुए हैं। देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों से बार बार नहीं कहता हूँ कि वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन यदि आप लोगों को यह वीडियो हेल्पफुल लग रहा है तो आप लोग जरूर कर लीजिएगा, और आप लोग अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि उन्हें भी यह फ्री की चीज़ें आसानी से मिल सके, बिना कहीं भी भटके हुए, बिना किसी पेड कोर्सेज का। तो आप लोग उन्हें भी दोस्तों के पास शेयर करिएगा, ताकि वो लोग भी इसका जो है लाभ ले सकें। सिंधु सभ्यता का प्रमुख उद्योग वस्त्र उद्योग था। मोहनजोदड़ो नगर से तांबे के 2 उपकरणों से लिपटा हुआ सूती धागा एवं कपड़ा प्राप्त हुआ है। लोथल तथा चंदुदड़ो में मनके बनाने का कार्य होता है। याद रखिएगा, लोथल और चंदुदड़ो से मनके बनाने का कार्य होता था। लोथल तथा बालाकोट शिल्प उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ये भी याद रखिएगा। अब हम लोग देखते हैं प्रमुख धातु एवं प्राप्ति स्थल, यानी किस धातु की कहाँ से प्राप्ति हुई थी। देखिए बहुत बार एग्जाम यहाँ से प्रश्न पूछा है। देखिए तांबा की जो प्राप्ति हुई है वह खेतड़ी जो वर्तमान राजस्थान में है, बलूचिस्तान एवं ओमान से। लाजवर्द बदखसा अफगानिस्तान से। टीन ईरान अफगानिस्तान से। चांदी राजस्थान की जावर एवं अजमेर खानों से, और देखिए अफगानिस्तान एवं ईरान से। सीसा ईरान अफगानिस्तान और अजमेर राजस्थान से। सिराजीत हिमालय से। गोमेद गुजरात से। देखिए ग से गुजरात और ग से गोमेद। सोना दक्षिण भारत कर्नाटक से। बस यही फेमस एग्जाम में पूछता है। तो तांबा कहाँ से? खेतड़ी राजस्थान, बलूचिस्तान एवं ओमान से। लाजवर्द अफगानिस्तान बदखसा। टीन ईरान अफगानिस्तान से। चांदी राजस्थान के जावर एवं अजमेर खानों से, अफगानिस्तान एवं ईरान से। और सीसा ईरान अफगानिस्तान और अजमेर राजस्थान से। शिलाजीत हिमालय से। गोमेद गुजरात से। सोना दक्षिण भारत कर्नाटक से। अब देखिए सैंधव निवासियों का आंतरिक एवं बाह्य व्यापार उन्नत अवस्था में था। सिक्कों का प्रचलन नहीं था तथा क्रय विक्रय वस्तु विनिमय द्वारा किया जाता था। देखिए वस्तु विनिमय जानते क्या होता है? जैसे मान लीजिए ये लोग जो होते थे, अगर कोई जो है उसके पास गेहूं है तो एक के पास जौ है, तो यह दूसरे को गेहूं देगा और इसको जौ देगा, और इसी प्रकार वो लोग अपने सामानों का जो है आदान प्रदान करते थे। आगे बढ़ते हैं। इसी को देखिए वस्तु विनिमय कहा जाता है। लोथल एवं मोहनजोदड़ो से हाथी दांत के बने तराजू के पलड़े मिले। याद रखिएगा, लोथल और मोहनजोदड़ो से हाथी दांत के बने तराजू के पलड़े मिले हैं। और देखिए उनके बाट मुख्यतः घनाकार होते थे। कुछ बाट बेलनाकार, ढोलकाकार और देखिए वर्तुलाकार प्रकार के भी मिले हैं। सारगोन युगीन सुमेरियन लेख से ज्ञात होता है कि मेलुहा, दिलमुन तथा मगन के साथ मेसोपोटामिया के व्यापारियों के संबंध थे। देखिए सब मेलुहा, दिलमुन तथा मगन के साथ मेसोपोटामिया के व्यापारी के संबंध थे। और देखिए मेलुहा की पहचान सिंधु क्षेत्र से की गई। एग्जाम पूछ लेगा कि सिंधु घाट सभ्यता को और किस नाम से जाना जाता था, तो मेलुहा के नाम से भी याद रखिएगा। दिलमुन की
पहचान फारस की खाड़ी के बहरीन से की गई है। सुमेरियन अभिलेखों में दिलमुन को साफ सुथरे नगरों का स्थान या सूर्योदय का क्षेत्र और हाथियों का देश कहा गया। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम यहाँ से प्रश्न बना है, बन भी सकता है। तो दिलमुन को साफ और सुथरे नगरों का स्थान या सूर्योदय का क्षेत्र और हाथियों का देश कहा गया है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या आप लोग इस प्रश्न को इससे पहले जानते थे कि नहीं जानते थे इसके बारे में। मिस्र के साथ व्यापारिक संबंध का पता लोथल से प्राप्त मम्मी की एक आकृति से चलता है। सैंधव सभ्यता में मूर्तिकला, वास्तुकला, उत्कीर्ण कला, मृदभांड कला आदि के उन्नत होने के प्रमाण मिले हैं। और देखिए मोहनजोदड़ो से एक संयुक्त पशु मूर्ति प्राप्त हुई है जिसमें शरीर भेड़ का तथा मस्तक सूंडदार हाथी का, भी याद रखिएगा। तो मोहनजोदड़ो से एक संयुक्त पशु मूर्ति प्राप्त हुई है जिसमें शरीर भेड़ का तथा मस्तक सूंडदार हाथी का है। और देखिए हड़प्पा की पाषाण मूर्तियों में 2 सिर रहित मानव मूर्तियाँ उल्लेखनीय है। धातु मूर्तियाँ लुप्त मोम या मधुचिष्ट विधि यानी लास्ट वैक्स से बनाई जाती थी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की कांस्य मूर्ति अत्यंत प्रसिद्ध है। लोथल से कुत्ते तथा कालीबंगा से ताम्र मूर्ति प्राप्त हुई है। चनहुदड़ो से प्राप्त इक्का गाड़ी एवं बैलगाड़ी की मूर्तियाँ उल्लेखनीय है। मृण मूर्तियों पुरुषों, स्त्रियों और पशु पक्षियों की प्राप्त हुई है। मानव मूर्तियाँ अधिकतर स्त्रियों की है। सर्वाधिक मृण मूर्तियाँ पशु पक्षियों की प्राप्त हुई है। सैंधव काल में सर्वाधिक मुहरें सेलखड़ी की बनी है, भी याद रखिएगा। बहुत बारी एग्जाम में पूछा गया है कि सैंधव काल में जो मुहरें होती थी और किससे बनी होती थी, सर्वाधिक मुहरें सेलखड़ी से बनी होती थी। इसके अतिरिक्त कांचली मिट्टी, चट, गोमेद मिट्टी आदि की बनी मुहरें भी हैं। अधिकांश मुहरें वर्गाकार या चौकोर है, किंतु कुछ मुहरें घनाकार, गोलाकार अथवा बेलनाकार भी हैं। सिंधु सभ्यता की मुहरों पर सर्वाधिक अंकन एक श्रृंगी पशु का है, याद रखिएगा। उसके बाद कुबड़ वाले बैलों का है। पशुपति शिव का प्रमाण मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर है, याद रखिएगा, जिस पर योगी की आकृति बनी है। और देखिए यह जो लाइन आगे हम पढ़ने जा रहे हैं यहाँ से देखिए, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में प्रश्न पूछेगा तो बहुत कम ही लोग कर पाएंगे। देखिए बोला है कि जो योगी की आकृति बनी हुई है, जो पशुपति शिव का जो प्रमाण मोहनजोदड़ो से मिला है मुहर पर जो योगी की आकृति बनी हुई है, उस योगी के बाएं ओर बाघ और हाथी, याद रखिए योगी के बाएं ओर बाघ और हाथी और दाईं ओर गैंडा में भैंसा चित्रित किए गए। पूछेगा कि बाईं ओर किसका किसका चित्र है, दाएं ओर किसका किसका है, बता लीजिएगा। और देखिए सिंहासन के नीचे 2 हिरन भी हैं, याद रखिएगा। बाईं ओर जो है योगी के बाईं ओर बाघ और हाथी, दाएं ओर गैंडा भैंसा और सिंहासन के नीचे जो है 2 हिरन बने हैं। योगी के सिर पर एक त्रिशूल जैसा आभूषण है तथा इसके 3 मुख है। मार्शल महोदय ने इसे रुद्र शिव का मतलब रुद्र शिव से संबंधित किया है। सैंधव मृदभांड मुख्तियार लाल या गुलाबी रंग के हैं। कुछ मृदभांडों को लाल रंग से रंगकर काली रेखाओं से चित्र बनाए गए हैं। कुछ बर्तनों पर मोर, हिरण, कछुआ, मछली, गाय, बकरा, पीपल, नीम, खजूर, केला आदि का अंकन है। सैंधव मृदभांडों में मर्तबान, कटोरे, तस्तरियाँ एवं थालियाँ प्रमुख है। और देखिए स्त्री पुरुष दोनों आभूषण पहनते थे। देखिए सब कथन कारक में पूछेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में केवल स्त्री लोग आभूषण पहनते थे कि केवल पुरुष लोग पहनते थे कि दोनों, तो दोनों लोग पहनते थे आभूषण। आगे बढ़ते हैं। सोने चांदी के अतिरिक्त हाथी दांत, शंख आदि के भी आभूषण तैयार किए जाते थे। सैंधव सभ्यता में मातृ देवी की पूजा प्रमुख थी। हड़प्पा से प्राप्त एक स्त्री की मूर्ति में उसके गर्भ से निकलता एक पौधा दिखाया गया है। संभवतः यह देवी धरती की मूर्ति थी जिसे लोग उर्वरता की देवी समझते थे तथा इसकी पूजा उसी तरह करते थे जिस प्रकार मिस्र के लोग नील नदी की देवी आइसिस की। तो पूछ लेगा कि आइसिस का संबंध कहाँ से है, तो नील नदी की एक देवी हैं आइसिस, मिस्र में जो लोग रहते हैं। मातृ देवी एवं शिव की पूजा के अतिरिक्त सैंधव निवासी पशुओं, पक्षियों, वृक्षों आदि की उपासना करते थे। तो मातृ देवी एवं शिव की पूजा के अतिरिक्त सैंधव निवासी जो थे पशुओं के, पक्षियों के, वृक्षों आदि की उपासना करते थे। लोथल, कालीबंगा एवं बनावली के पुरास्थलों से अग्निकुंड अथवा यज्ञ वेदियों के साक्ष्य मिलते हैं। और देखिए उत्तर दक्षिण दिशा में शव दफनाने की प्रथा प्रचलित थी, किंतु इसके अपवाद भी मिलते हैं। कालीबंगा में शव दक्षिण उत्तर, रोपड़ में पश्चिम पूर्व तथा लोथल में पूर्व पश्चिम दिशा में प्राप्त हुए हैं। आंशिक समाधिकरण के उदाहरण बहावलपुर से मिले। देखिए तो सर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आंशिक समाधिकरण किसे कहा जाता है। जो बरियल के कई प्रकार के जो इसमें थे, तो पूरा सौदा किया जाता था। देखिए एक आंशिक समाधि है, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और देखिए हम लोग देखते हैं कि सैंधव विनाश के मतलब सभ्यता के विनाश के कारणों पर विभिन्न इतिहासकार विद्वान मत क्या क्या कहे, इसको हम लोग देखते हैं।
देखिए विनाश का कारण एक तरफ इतिहासकार या विद्वान हैं। तो मार्शल मैके एस.आर. राव ने बोला है कि इसका जो विनाश का कारण है सिंधु घाट सभ्यता का, सिंधु सभ्यता का बाढ़ है। गार्डन चाइल्ड, मार्टिन व्हीलर, स्टुअर्ट पिगट ने बोला कि आर्यों का आक्रमण है। आर.एल. स्टीन, अमलानंद घोष ने बोला है कि जलवायु परिवर्तन है। M.R. साहनी, H.T. लैम्ब्रिक, G.F. डेल्स ने बोला है कि भूतात्विक परिवर्तन है। और देखिए K.U.R. कनेडी ने बोला कि महामारी के द्वारा। M. दिमित्रिएव के द्वारा बोला गया कि पर्यावरण परिवर्तन के द्वारा। याद कर लीजिएगा इसको, एग्जाम में यही सब प्रश्न मिलेगा आप लोगों को देखने का। अब एकदम वो इजी वाला पैटर्न चला गया है। अब देखिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर हम लोग इसका एक जगह समावेश हम लोग देख लेते हैं। हालांकि हम लोग इसको सब पीछे पढ़ चुके हैं, लेकिन एक जगह इसको देख लेते हैं। तो देखिए प्रमुख स्थल है हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे स्थित है। दयाराम साहनी एवं माधव स्वरूप वत्स ने इसका खोज किया था 1921 में। यह पाकिस्तान का मोंटगोमरी जिला में स्थित है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है। राखाल दास बनर्जी ने इसका उत्खनन किया था 1922 में। यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत का लारकाना जिले में स्थित है। चंदहुदड़ो देखिए यह सिंधु नदी के किनारे है। यह गोपाल मजुमदार ने इसका खोज मतलब कि उत्खनन किया था 1931 में। सिंध प्रांत के पाकिस्तान में है। कालीबंगन कक्कर नदी के किनारे है। बीबी लाल एवं बी के थापर के द्वारा 1953 में उत्खनन किया गया। राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला। कोटदीजी देखिए सिंधु के किनारे। फजल अहमद के द्वारा 1953 में सिंध प्रांत का खैरपुर स्थान। रंगपुर मादन नदी के किनारे रंगनाथ राव के द्वारा 1953 से 54। यह गुजरात का काठियावाड़ जिला। रोपड़ सतलज नदी के किनारे एकदत्त शर्मा के द्वारा 1953 से 56 में पंजाब के रोपड़ जिला। और लोथल भोगवा नदी के किनारे रंगनाथ राव के द्वारा 1955 एवं 62 में गुजरात का अहमदनगर जिला। आलमगीरपुर देखिए हिंडन नदी के किनारे एकदत्त शर्मा के द्वारा 1958 में उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला। सुतकांगेडोर देखिए दास नदी के किनारे है। आरेज स्टाइल जॉर्ज डेल्स के द्वारा उत्खनन किया गया 1927 एवं 1962 में पाकिस्तान के मकरान में समुद्र तट के किनारे। और बनमाली रंगून नदी के किनारे है। रविंद्र सिंह यानी देखिए कहीं कहीं आर्य सबिष्ट लिखा रहता है के द्वारा उत्खनन किया गया 1974 में हरियाणा का हिसार जिला। और देखिए धौलावीरा रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा 1990-91 में गुजरात के कच्छ जिला में। तो देखिए दोस्तों हम लोग जो है हड़प्पा सभ्यता को वन लाइनर के फॉर्मेट में हम लोग पूरा कवर कर चुके हैं। तो देख सकते हैं आप लोग कितना अच्छा आप लोगों को कंटेंट प्रोवाइड किया गया है। इसका PDF आप लोगों को हमारे जो है व्हाट्सएप पर आप लोग को मिल जाएगा। उसका लिंक हम अब जो है दे दिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप लोग जाकर जो है PDF को बाई कर सकते हैं। देखिए एकदम बहुत नॉर्मल सा फीस रखा गया है, कोई बहुत अधिक नहीं है। देख सकते हैं आप लोग 22 पेज का PDF है। इसको बनाने में ही जो है 100 रुपया डेली का 200 रुपया खर्च आता है। इसलिए आप लोगों को यह पूरा एंशिएंट का जितना भी हम पढ़ाएंगे सभी जो है केवल और केवल 191 रुपया में ही आप लोगों को मिल जाएगा। तो आप लोग जल्द से इसको ले लीजिए और आप लोग देखिए जरूर ले लीजिएगा। वीडियो देखिएगा, इसको बार बार रिवाइज करिएगा। बहुत सस्ता है, इतने सस्ते में आपको कहीं कोई पेड कोर्स नहीं मिलेगा या ना कोई PDF मिलेगा। और आप लोग देख सकते हैं कंटेंट किस प्रकार का आप लोग को दिया जा रहा है। तो दोस्तों यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं हम लोग अब अगले चैप्टर में। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।